हेलो दोस्तों, नमस्कार। न्यूज टुडे में आप लोगों का स्वागत है। फर्स्ट न्यूज है, घातक स्वायत्त हथियार प्रणालियों पर वैश्विक बहस को समझना जरूरी हो गया है। ये क्या है, मैं आपको बता दूं। ELAWS उन्नत हथियारों की एक श्रेणी है जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना लक्ष्यों की पहचान कर सकते हैं और उन पर हमला कर सकते हैं। कहने का मतलब, वर्तमान में घातक स्वायत्त हथियार प्रणालियों की कोई आम तौर पर स्वीकृति की परिभाषा मौजूद नहीं है। ठीक है। अगर हम नैतिकता के प्रश्न पर बात करेंगे तो क्या हम नैतिक रूप से मानवीय नैतिक अभिकर्तव्य की गरिमा का समझौता किए बिना जीवन और मृत्यु के निर्णय के मशीनों को सौंप सकते हैं? यह सोचने वाली बात हो सकती है। अगर हम मानव मशीन को मिलाकर उपयोग करने से जुड़ी चिंताएं की बात करें तो फर्स्ट रहेगी स्वचालित संबंधी पूर्वाग्रह। इसका मतलब है, जहां मनुष्य एक स्वायत्त मशीन के संचालन में बहुत अधिक विश्वास रखता है ना। दूसरा है आश्चर्य। ये क्या है, जहां एक मनुष्य इस बात की पूरी जानकारी नहीं होती कि मशीन किस तरह से काम करती है, या उस समय जब वह मशीन नियंत्रण वापस लेने की जरूरत होती है। आश्चर्य है ना। बिल्कुल। नेक्स्ट है नैतिक अनुरोध। ये क्या है, जहां मानव ऑपरेटर नैतिक जिम्मेदारी और जवाबदेहिता को एक वैध प्राधिकारी के रूप में मशीन हस्तांतरित कर देता है। कहने का मतलब, अब हम घातक स्वायत्त हथियार प्रणाली पर नैतिक बहस, काफी राइटरों ने इस पर बहस की है, देखते हैं। ELAWS के पक्ष में तर्क दिए गए हैं कि उन्मुख जस्टिफिकेशन मतलब सटीकता के सुधार हो सकता है, जिसमें नागरिक को होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है। यह राइटर उदाहरण सहित बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्नत लक्ष्यीकरण प्रणाली एक स्वायत्त मिसाइल बड़े पैमाने पर नागरिकों या संपत्ति की हानि को कम कर सकती है। नेक्स्ट, नैतिक श्रेष्ठता। इसका मतलब है कि मानवीय त्रुटि को कम कर सकते हैं, सैन्य अभियानों के नैतिक मूल्यों को बेहतर ढंग से लागू कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानववाद कानून का बेहतर अनुपालन कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्षति को न्यूनतम करना। इसके कहने का मतलब है कि खतरनाक अग्रिम मोर्चे के अभियानों से सैनिक को हटाकर स्वायत्त हथियार संघर्ष में जान माल की हानि को कम किया जा सकता है। अब हम ELAWS के विपक्ष में तर्क देखते हैं। विपक्ष में राइटर कहते हैं कि मानवीय निर्णय का अभाव। यद्यपि हम सटीक होते हैं, लेकिन उनमें से जटिल या परिवर्तनशील स्थितियों में मानव की तरह नैतिक आधार पर निर्णय लेने की क्षमता का अभाव होता है। कहीं न कहीं इनकी भी बात सही है। नेक्स्ट है जवाबदेही संबंधित मुद्दे। स्वायत्त हथियारों की कार्रवाइयों के लिए जवाबदेही तय करना एक जटिल कार्य है। उदाहरण सहित, कौन जवाबदेह देगा, इसका कौन जवाबदेहिता स्वीकार करेगा? क्या आप यह विनिर्माता हैं या वह व्यक्ति हैं जिसने एल्गोरिथम को प्रोग्राम किया है? निकोल वान रूजेन ने कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मानवीय गरिमा को नुकसान पहुंचाना। हम उन सैनिक की गरिमा को नुकसान पहुंचाते हैं जिन्होंने निशाना बनाया जाता है।
तथा उन नागरिकों जिन्हें मौत के खतरे में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट, युद्ध में हिंसा का सामान्यीकरण। क्या आप बता सकते हैं कि युद्ध के दौरान शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से मानवीय दूरी बढ़ाने से हिंसा का प्रयोग आसान हो जाता है? हाँ, सहमत है। चलिए, हम लोगों ने घातक स्वायत्त हथियार प्रणालियों LAWS पर वैश्विक बहस को समझे। नेक्स्ट न्यूज है, भारत का पहला वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट उत्तराखंड के टिहरी में शुरू किया गया है। टिहरी के हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ने भागीरथ नदी पर अवस्थित 1 गीगावाट टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट की पहली इकाई 250 मेगावाट वाणिज्य तौर पर विद्युत आपूर्ति शुरू करने की घोषणा की है। अगर हम इसके बारे में और डिटेल देखें तो वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट, जिसे VSPSP, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जो टरबाइन्स और पंप्स की गति को शामिल करने के लिए वेरिएबल स्पीड तकनीकी का प्रयोग करता है। आपको मैं बता दूं, यह पारंपरिक पंप स्टोरेज प्लांट की तुलना में अधिक लचीलापन और दक्षता प्रदान करता है। अच्छा, तो ये पंप स्टोरेज प्लांट है क्या? इसमें लगभग अलग अलग ऊंचाई पर अवस्थित 2 जल भंडारों का उपयोग किया गया है। कहने का मतलब, एक जल भंडार अधिक ऊंचाई पर और दूसरा कम ऊंचाई पर बनाया जाता है, जिससे जल भंडार से कम ऊंचाई वाले जल भंडार में पानी छोड़ा जाता है। यह पानी एक टरबाइन से होकर दूसरे में गुजरता है, जिससे बिजली उत्पन्न होती है। वाह, अच्छा। तो ये बताइए, यह सिद्धांत किस प्रकार करता है? यह बिजली को संग्रहित करने और उत्पन्न करने के लिए गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट, यह एक प्रकार का हाइड्रो इलेक्ट्रिक लंबे समय तक ऊर्जा का भंडार, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज करता है। तो अगर हम इसके कार्य प्रणाली की बात करें, जब बिजली की मांग कम होती है और पवन या सौर जैसे ऊर्जा स्रोतों में प्रचुर मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध होती है, तो पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम ऊपरी जलाशय तक पानी को पंप करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग करता है। नेक्स्ट, जब बिजली की मांग बहुत अधिक होती है, उस अवधि के दौरान संग्रहित पानी को टरबाइन्स के माध्यम से निचले जलाशय के वापस में छोड़ दिया जाता है। इससे बिजली पैदा होती है। अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो ओपन लूप और क्लोज्ड लूप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है। भारत में पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट की स्थिति क्या है? तो बता सकते हैं कि स्थापित हाइड्रो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट कैपेसिटी 2025 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 4.8 गीगावाट तक है। ठीक, 2022 तक दुनिया भर में लगभग 175 गीगावाट पंप हाइड्रो स्टोरेज कैपेसिटी स्थापित किया गया है। इसमें अग्रणी देश चीन है, मतलब चीन सबसे आगे है। इसके बाद जापान का नाम है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है अमेरिका। ठीक है। ओके। ओपन लूप स्टोरेज, ये है क्लोज्ड लूप स्टोरेज हाइड्रो पावर। नेक्स्ट न्यूज है, बेंगलुरु में RCB के IPL 2025 के ट्रॉफी परेड के दौरान भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई।
भगदड़ का आशय ऐसी स्थिति से है जब भीड़ की व्यवस्थित आवाजाही में किसी कारणवश व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, जिसे लोग अनियंत्रित होकर इधर उधर भागने लगते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कई लोग घायल हो जाते हैं और गंभीर स्थिति में जैसे दम घुटने, कुचलने जाने आदि से मृत्यु हो जाती है। अच्छा, तो पिछले एक साल में भारत में भगदड़ की कम से कम 6 बड़ी घटनाएं हुई। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली में रेलवे स्टेशन में हुई थी, महाकुंभ आदि। तो अगर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट से दिशा निर्देश की बात करें तो क्या प्रावधान है? क्षमता निवेदन। इसका क्या मतलब है? इसके तहत भीड़ व्यवहार को समझना और भीड़ नियंत्रण की तकनीकी और हितधारक दृष्टिकोण विकसित करना। नेक्स्ट, जोखिम विश्लेषण और तैयारी। संभावित खतरों की पहचान करना और उनका पहले से समाधान करना। इसमें विफलता मोड और प्रभाव विश्लेषण नामक पूर्व नियोजन तकनीकी भी शामिल है। इसमें सभी कार्यक्रम आयोजक, योजनाकार गड़बड़ी होने या उससे चलते होने वाली संभावित नुकसान को रोका जा सकता है। नेक्स्ट, सूचना प्रबंधन और प्रसार। इससे आगंतुकों को साथ साथ हितधारकों के साथ भी संवाद करना चाहिए और उन्हें सही जानकारी प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट, सुरक्षा और सुरक्षा का उपाय। इसमें सीसीटीवी निगरानी, बैरियर आपातकालीन के साथ साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं, सुविधाएं, यातायात प्रबंधन के दिशा निर्देश का उपयोग करना चाहिए। ये सब बात करने के बाद स्मार्ट भीड़ प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम अभ्यास और समाधान की आवश्यकता है। अगर हम बात करें तो एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र होना चाहिए, जो ओलंपिक खेलों अन्य बड़े आयोजन एकीकृत कमांड का नियंत्रण केंद्र का उपयोग किया जाना चाहिए। इसे भीड़ की आवाजाही के प्रबंधन और सार्वजनिक संचार में सहायता मिलती है। अगर हम इसका उपयोग हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग होता है विकसित देशों में जैसे जापान, सिंगापुर जैसे देश एआई का प्रयोग करके भीड़ भाड़ निगरानी प्रणाली और रियल टाइम डेटा का विश्लेषण जैसी उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या हम नहीं कर सकते? बिल्कुल। अभिनव नियोजन रणनीति। इसमें जोनिंग, भीड़ प्रवाह अनुकूलन, आपातकालीन प्रतिक्रिया और लोगों को जागरूकता दिलाना करना, हितधारकों का सहयोग शामिल है। लोगों के बीच में जागरूकता होना काफी जरूरी होता है। ठीक है, अब हम भगदड़ के लिए जिम्मेदार कारक। भगदड़ कैसे हो जाते हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो आपको मैं बता दूं, संरचनात्मक अभाव। जब किसी पुल, इमारत, ढांचे गिरने से आपदा, उदाहरण के लिए मोरबी पुल का हादसा गुजरात 2022। नेक्स्ट, आग बिजली। किसी दुकान या घर में आग लगना, अग्निशामक यंत्र की अनुपलब्धता। उदाहरण के लिए मैं उदाहरण के साथ बताऊंगा। उदाहरण के लिए उपहार सिनेमा अग्निकांड 1997। नेक्स्ट, प्रशासनिक प्रबंधन की चूक अक्सर देखा जाता है। दर्शकों की संख्या का गलत अनुमान और स्टाफ सेवा की कमी, गेट का बंद या अचानक खुल जाना आदि एक भगदड़ का कारण बन सकता है। नेक्स्ट है भीड़ का व्यवहार। अचानक एक साथ निकासी की कोशिश, पार्किंग की ओर दौड़ना, ट्रेन के प्लेटफॉर्म में अंतिम समय पर बदलाव आदि। उदाहरण के लिए आपको लेटेस्ट डाटा महाकुंभ मेला 2025 की भगदड़ देखी जा सकती है। नेक्स्ट, सुरक्षा। सुरक्षा बलों द्वारा गोलीबारी,
आंसू गैस या बल प्रयोग जिसे भीड़ डर जाती है, भीड़ के सामने खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन करना आदि। उदाहरण के लिए सियोल की भीड़ त्रासदी 2022 देखी जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है, भारत को 2026-28 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया है। ECOSOC की सदस्यता में 5 क्षेत्रीय समूहों को समान भौगोलिक प्रतिनिधि के आधार पर आवंटित की जाती है। यह क्षेत्रीय समूह है अफ्रीका, एशिया, प्रशांत पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन तथा पश्चिम यूरोप अन्य देश शामिल हैं। अगर भारत में एशिया प्रशांत देशों की श्रेणी में लेबनान, तुर्कमेनिस्तान, चीन के साथ चुना गया है, इसका क्या मतलब है? एशिया प्रशांत देशों के 4 सदस्य आवंटित किए गए हैं। अगर हम संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद मतलब ECOSOC के बारे में जाने तो इसका मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। स्थापना है संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत 1945 में की गई थी, जो 6 मुख्य अंगों में से एक है। अगर प्रकृति की बात करें तो यह वैश्विक सामाजिक और आर्थिक मामलों पर विचार विमर्श, नवाचार, सहमति बनाने, समन्वय का प्रमुख मंच है। नेक्स्ट, सदस्य की संख्या इसमें लगभग वर्तमान में 54 सदस्य होते हैं। इनमें से प्रत्येक वर्ष 18 सदस्यों का महासभा और 3 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। प्रत्येक सदस्य के पास एक वीटो होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर इसके हम कार्य की बात करें तो देखा जा सकता है कि समन्वय संयुक्त परिषद संयुक्त राष्ट्र की 14 विशेष एजेंसियों में 14 कार्यात्मक आयोगों और 5 क्षेत्रीय आयोगों का कार्य समन्वय करती है। नीतिगत सिफारिशें, यह 9 संयुक्त राष्ट्र निधियों और कार्यक्रमों से रिपोर्ट मांगती है, प्राप्त करती है, जो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और सदस्य देशों को नीतिगत सिफारिशें जारी करता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत ECOSO निम्नलिखित जिम्मेदार हैं: जीवन स्तर ऊंचा करने और पूर्ण रोजगार और सामाजिक आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य के समाधान की पहचान करने, अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए देखा जा सकता है। मानवीय अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति जगह सम्मान को प्रोत्साहित करना भी शामिल है। अगर हम ECOSO के प्रमुख आयोग की बात करें तो यह सांख्यिकी आयोग 1946 में स्थापित यह वैश्विक सांख्यिकी प्रणाली का सर्वोच्च संस्था है। यह जनसंख्या और विकास आयोग भी कार्य करता है। यह जनसंख्या विकास अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के कार्यक्रम कार्यान्वयन में अलग अलग कार्यवाहियों पर प्राथमिकता भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, महिलाओं की स्थिति पर आयोग, यह लैंगिक समानता, महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए समर्पित प्रमुख संस्था है। नेक्स्ट, नारकोटिक ड्रग्स का आयोग, यह विश्व में नशीली दवाओं की समस्या का विश्लेषण करती है। यह नशीली दवाओं की आपूर्ति और मांग दोनों में कमी करने के लिए प्रयास करती है। नेक्स्ट, अन्य संस्थाएं, सामाजिक विकास आयोग को सतत विकास आयोग, संयुक्त राष्ट्र वन मंच, अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय आयोग, विज्ञान टेक्नोलॉजी का विकास आयोग आदि के रूप में कार्य करता है। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट न्यूज है, भारत की
भारत की 2 आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की रामसर सूची में शामिल किया गया है। ओह, अच्छा। राजस्थान के खिचन और मेनार आर्द्रभूमियों को विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर, अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रामसर साइट में दर्जा प्राप्त है। इसके साथ ही भारत में राम साइट संख्या बढ़कर 91 हो गई है। अच्छा। पर्यावरण दिवस 1973 के प्रत्येक वर्ष 5 जून को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के नेतृत्व में मनाया जाता है। 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, चलिए। यह 2 नए आर्द्रभूमियों को शामिल होने के साथ ही राजस्थान में रामसर साइट की कुल संख्या 4 हो गई है। राजस्थान 2 अन्य रामसर साइट हैं, सांभर साल्ट लेक और भरतपुर में स्थित केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगर हम रामसर की साइट्स की बातें कर रहे हैं तो जरा हम रामसर आर्द्रभूमि के अभी समय के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो आपको मैं बता दूं, इसकी शुरुआत 1971 में हुई थी, जो ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था और 1975 में से लागू कर दिया गया था। अगर हम आगे इसके बात करें तो विवरण में यह एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संधि है जो आर्द्रभूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करती है। यह लगभग संयुक्त राष्ट्र के 90% सदस्यों ने इसके संविधानात्मक पक्षकार बन चुके हैं। भारत ने 1 फरवरी 1982 में रामसर अभियान का पक्षकार बना था। ठीक है, एशिया में सबसे अधिक रामसर साइट भारत में ही है, जो कि काफी गवर्नमेंट की बात है। नेक्स्ट है, किसी भी आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में नामित करने के लिए उसे रामसर कन्वेंशन द्वारा निर्धारित 9 मानदंडों में से कम एक मानदंड को पूरा करना ही होता है। अब जरा हम देखेंगे जो 2 रामसर साइट शामिल किए गए हैं उनके बारे में। तो यह हैं, इसकी अवस्थिति की बात करते हैं। उत्तर थार रेगिस्तान, फलोदी जिला, राजस्थान। इसमें 2 जल निकाय जैसे रातड़ी नदी और विजय सागर नदी, तटीय पर्यावास और झाड़ीदार भूमि शामिल हैं। इस स्थल पर शीतकाल में बड़ी संख्या में प्रवासी इमोशनल क्रेन एंथ्रोपोसेसिस वर्ग के आते हैं। यह है किचन आर्द्र भूमि। दूसरा है मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। यह मेनार और खेरोदा, उदयपुर जिला, राजस्थान में है। यह यहाँ पाए जाने वाले कुछ प्रमुख पक्षी प्रजातियां हैं जो क्रिटिकल एंडेंजर्ड सेट पुट्टे वाला गिद्ध भी शामिल हैं, जो 70 से अधिक पादप प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें ब्रह्म तालाब के आसपास आम के पेड़ शामिल हैं। इस पेड़ पर बड़ी संख्या में इंडियन फ्लाइंग वॉक्स प्रजाति रहती हैं। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है, भारत में जनगणना 2027 के साथ जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी। हाँ, बहरहाल जाति जनगणना का मैं सपोर्टर नहीं, फिर भी डिस्कस करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषणा की है भारत में अगली जनगणना के 2 चरण में की जाएगी। यह 1 मार्च 2027 तक पूरा हो जाएगा। भारत वर्ष 2011 के बाद पहली बार जनगणना कराई जाएगी।
2011 के जनगणना के बाद 2020-21 में होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे देरी हुई। हाँ, अगर हम जनगणना 2027 के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो जनगणना 2027 संचालन की अधिसूचना अधिनियम 1948 की धारा 3 के तहत राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी। बिल्कुल, यह याद रखने वाली बात है। जनगणना 2 चरण में आयोजित की जाएगी। फर्स्ट चरण में हाउस लिस्टिंग, मकानों की सूची, सभी अस्थायी अस्थायी भवनों का विवरण, उनके प्रकार, सुविधाओं और परिसंपत्तियों के आधार पर दर्ज किया जाएगा। नेक्स्ट चरण सेकेंड, जनसंख्या की गणना। देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह भारतीय नागरिक हो या न हो, विस्तृत जानकारी उसकी जाति के साथ दर्ज की जाएगी। संदर्भ तिथियां, वे तिथियां जिनके अनुसार जनगणना 2027 के लिए जनसंख्या संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। नेक्स्ट, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के लिए 1 अक्टूबर 2026 तथा शेष भारत के लिए 1 मार्च 2027 शामिल हैं। जातिगत जनगणना 1931 के बाद यह पहली बार होगा जब जाति से संबंधित आधिकारिक डेटा एकत्र किए जाएंगे। 1931, काफी आश्चर्य की बात है ना, आज भी जाति जात। चलिए, बहरहाल डिस्कस तो करेंगे ही। डिजिटल जनगणना, यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना भी होगी। भारत में जनगणना संवैधानिक प्रावधान, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 246 7वीं अनुसूची के संघ प्रविष्टि सूची 69 के तहत किया गया है। अगर हम कानूनी प्रावधान की बात करें तो 1948 में जनगणना निगरानी के तहत आयोजित किया जाएगा। यह रजिस्ट्रार जनरल ये सब देख रेख में किया जाएगा। ठीक है। अगर हम यह स्वतंत्रता के बाद आयोजित होने वाली 8वीं लगातार जनगणना होगी। भारत में पहली समकालीन जनगणना 1981 में WC फ्लोडेन के नेतृत्व में आयोजित की गई थी तथा यह नियमित रूप से आयोजित होती रही। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण यह व्यवधान में है। ठीक है। अगर इसके महत्व की बात करें तो जनगणना आधिकारिक सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय डेटा का मुख्य स्रोत है। यह डेटा सरकारी योजनाएं, नीतियों, नियोजन निर्माण में मदद करेगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। ये सब बात करने के बाद अब हम अन्य सुर्खियों में रहे स्थल की बात करेंगे। पहला है तालिबान प्रतिबंध समिति। तालिबान प्रतिबंध समिति पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी के तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष और आतंकवाद रोधी समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। तालिबान प्रतिबंध समिति के बारे में क्या है? इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 1988 और 2011 द्वारा स्थापित किया गया है। यह अफगानिस्तान की शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले तालिबान संगठन से जुड़े व्यक्तियों और समूहों, उपक्रमों, संस्थाओं की संपत्ति जब्ती, उन पर यात्रा प्रतिबंध, हथियार खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध लगाती है। आतंकवाद रोधी समिति के बारे में, इसे 2001-19-11 आतंकी हमले के बाद संकल्प 1373 का उपयोग करके अपनाया गया था। उद्देश्य, संकल्प 1373 के अनुसार राष्ट्र को आतंकवादी समूहों किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं देनी चाहिए। आतंकवादियों को सुरक्षित और पनाहगाह आश्रय प्राप्त करने से रोकना चाहिए। आतंकवाद अपराध घोषित करने वाले घरेलू कानून बनाने चाहिए आदि। अगर
सदस्यता की बात करें, सदस्यता की इसकी सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देशों शामिल होते हैं। साथ ही सभी सदस्य देशों का संकल्प पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभानी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है म्यूआंस। म्यूआंस क्या है? हाल ही में अमेरिका में किए गए प्रयोगों के परिणाम में यह बात सामने आई कि म्यूआंस कुछ असामान्य व्यवहार कर रहे हैं। इसमें हमें ब्रह्मांड के मूलभूत नियमों को लेकर नई और रोचक जानकारी मिल सकती है। अगर हम म्यूआंस के बारे में जानें तो म्यूआंस मूलभूत परिणामिक कणों में से एक है। कण भौतिक के मानक मॉडल के अनुसार यह ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी निर्माण खंड है। म्यूआंस इलेक्ट्रॉनिक के समान होते हैं, लेकिन इनका भार इलेक्ट्रॉन से 207 गुना अधिक होता है। म्यूआंस लेप्टॉन समूह का हिस्सा है, लेकिन लेप्टन एक प्रकार का मूलभूत कण है। इसका मतलब है कि वे पदार्थ के छोटे टुकड़े से भी नहीं बने हैं। तो किससे बने हैं? यह अन्य अन्य लेटेस्ट की तरह म्यूआंस एक ब्रह्मांड के 4 मूलभूत बलों गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व, मजबूत परमाणु बल और कमजोर परमाणु बल में से केवल 3 प्रभाव पड़ता है। मजबूत परमाणु बल म्यूआंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। ये हम लोगों ने म्यूआंस के बारे में बात की। अब बात करते हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन रिफॉर्म प्रोग्राम। ये क्या है? भारत ने एशियाई बैंक एशियन डेवलपमेंट द्वारा पाकिस्तान को रिसोर्स मोबिलाइजेशन रिफॉर्म प्रोग्राम के तहत $800 मिलियन के ऋण का विरोध किया है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन रिफॉर्म प्रोग्राम के बारे में जाने तो पाकिस्तान ऐसे सुधार लागू करने में सहायता देना जिससे उसकी राजकोषीय स्थिति सुनिश्चित हो सके। एशियन डेवलपमेंट के बारे में यह बहुपक्षीय संगठन है जिसे प्रमुख बहुपक्षीय विकास बैंक। इसका उद्देश्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र को सतत विकास का समर्थन करना है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। इसके वर्तमान में 31 सदस्य हैं। अब कुल सदस्य 69 सदस्य हैं। इनमें से 50 सदस्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र से हैं तथा शेष 19 सदस्य अन्य क्षेत्र से हैं। भारत एशियाई डेवलपमेंट संस्थापक सदस्य है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने COP28 एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए नेचुरल सॉल्यूशंस फाइनेंस हब की शुरुआत की है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज है इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। यह क्या है? यह भारत ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस IIAS का अध्यक्ष बना है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस के बारे में जानें तो इसकी स्थापना 1930 में हुई थी। मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसका उद्देश्य है एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है। यह लोक प्रशासन पर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना। अगर इसके हम प्रमुख सदस्य की बात करें तो भारत, जापान, चीन, इटली, कोरिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, स्पेन, कतर, मोरक्को, इंडोनेशिया आदि हैं। अगर हमें भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायतों की विभाग वर्ष 1998 में IIAS में भारत की सदस्यता का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है क्लीन प्लांट प्रोग्राम। यह क्या है? केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में अंगूर, संतरे, अनार के लिए क्लीन प्लांट प्रोग्राम शुरू किया है। अगर हम क्लीन प्लांट प्रोग्राम के बारे में जानें तो केंद्रीय कृषि किसान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है किसानों
को वायरस मुक्त और उच्च गुणवत्ता वाला रोपण सामग्री उपलब्ध कराकर बागवानी क्षेत्रों में क्रांति लाना। अगर हम प्रोग्राम के घटक के बारे में जानें तो क्लीन प्लांट सेंटर्स CPCS यह केंद्र वायरस मुक्त रोपण सामग्री प्लांट का उत्पादन करने के लिए हाईटेक लैब से युक्त होंगे। अगर हम प्रमाणन और कानूनी फ्रेमवर्क की बात करें तो बीज अधिनियम 1966 के तहत निर्धारित प्रमाणन प्रणाली रोपण सामग्री के उत्पादन और बिक्री में जवाबदेहिता सुनिश्चित करेगी। अत्याधुनिक अवसंरचना अधिक संख्या में स्वच्छ और रोपण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना विकसित करने हेतु बड़ी नर्सरी को सहायता दी जाएगी। अगर हम इसके कार्यान्वयन की बात करें तो इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड NHB द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के सहयोग से किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है ECINET ऐप। यह क्या है? हाल में भारत निर्वाचन आयोग ने समय पर मतदान प्रतिशत वोटर टर्नआउट की रिपोर्टिंग के लिए ECINET के ऐप को लॉन्च किया है। अगर हम चुनाव संचालन नियम 1961 के तहत पीठासीन अधिकारियों PROS को अभी भी मतदान समाप्त होने पर उम्मीदवारों को नामित पोलिंग एजेंडे को फॉर्म 17C जमा करना आवश्यक होगा। इस फॉर्म में दर्ज मतों का विवरण होता है। अगर हम इस ऐप के बारे में जानें तो यह वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जो भारत निर्वाचन आयोग ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 40 से अधिक मौजूदा मोबाइल और वेब एप्लीकेशन एकीकृत पुनर्गठन करेगा। इस नई पहल के तहत प्रत्येक मतदान केंद्र पीठासीन अधिकारी अब मतदान केंद्र की हर 2 घंटों में ECINET ऐप पर सीधे मतदान प्रतिशत से जुड़े डेटा दर्ज करेगा ताकि वोटिंग ट्रेंड को अपडेट करने में लगने वाले समय को कम किया जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए डेटा यथासंभव सटीक हो, जिसे इस ऐप पर डेटा केवल अधिकृत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है एक्सपोजिमिक्स। ये क्या है? एक्सपोजिमिक्स के अध्ययन में रोगों के कारणों को समझना और उनकी रोकथाम की रणनीति बनाने में मदद कर सकता है। एक्सपोजिमिक्स के बारे में जानें तो एक्सपोजिमिक्स का अध्ययन एक विधि है जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन काल में पड़ने वाले सभी बाहरी और आंतरिक प्रभावों का विश्लेषण किया जाता है। यह अध्ययन 2 प्रकार से आकलन पर आधारित है। फर्स्ट है आंतरिक जोखिम। इसमें जीनोमिक्स के मेटाबोनिक्स जैसे अध्ययन क्षेत्र शामिल हैं। सेकंड, बाहरी जोखिम। इसमें पर्यावरण से उत्पन्न जोखिम की माप की जाएगी। आपको मैं बता दूं, एक्सपोजोम यह संपूर्ण माप है जो यह बताता है कि किसी व्यक्ति को पूरे जीवन काल में कौन कौन से बाहरी प्रभावों का सामना करना पड़ा और उसके स्वास्थ्य पर इसका क्या असर पड़ा। एक्सपोजिमिक्स का उद्देश्य यह समझना कि भौतिक और मनोसामाजिक वातावरण जैसे बाहरी संपर्क आनुवंशिक जैसी आंतरिक व्यक्तिगत विशेषताओं के साथ कैसे परस्पर क्रिया करते शरीर को स्वस्थ और रोगी बनाते हैं। अब हम इसी को मद्देनजर रखते हुए नेक्स्ट न्यूज जो हर रोज के समय हम लोग एक देश या इम्पोर्टेंट महान व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज का है एक संस्था केंद्र जो काफी इम्पोर्टेंट है। यह है कृषि साउथ सहयोग के लिए ICRISAT उत्कृष्ट केंद्र, जिसे ISSCR
के रूप में जाना जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय अर्ध सूक्ष्म उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान ICRISAT के विकासशील देशों के लिए अनुसंधान सूचना प्रणाली RIS के साथ साउथ साउथ सहयोग के लिए उत्कृष्ट केंद्र का शुभारंभ किया है। RIS पॉलिसी अनुसंधान पर एक स्वायत्त संस्था है। यह इसका नई दिल्ली में स्थित है। अगर हम इसके बारे में जानें तो यह ग्लोबल साउथ देशों के बीच कृषि नवाचार सहयोग और विज्ञान के आदान प्रदान की गति देने का प्रमुख संस्थान है। यह भारत दक्षिण पहल के अनुरूप भी है, जो ग्लोबल साउथ देशों के बीच विकास और विज्ञान साझा करने वाला एक सरकारी कार्यक्रम है। ICRICAT के बारे में जाने तो इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। यह सूक्ष्म और खाद्य विकास सुधार करने वाली एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। ठीक है, चल जय हिंद, जय भारत। इसका PDF टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, कृपया आप लोग ज्वाइन कर रीड कर सकते हैं।